हेलो स्टूडेंट्स, आज के पढ़ाई लिखाई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के लिए भाषा, व्याकरण एवं बोली के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर है भाषा, व्याकरण एवं बोली, लैंग्वेज, ग्रामर एंड डायलेक्ट। अब देखिए कि भाषा किसे कहते हैं। हम अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। इन्हें प्रकट करने के अनेक साधन हमारे पास हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के संकेत, अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा शब्दों का आदान प्रदान। संकेत के रूप में हमारे पास विभिन्न साधन हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस है, वो अपने हाथों के इशारों से गाड़ियों को रुकने और चलने का इशारा कर रहा है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से जब लाल बत्ती जलती है ना, तो चौराहों पर गाड़ियों को रुकने और जाने का इशारा करता है। अब ये बस है, बस के दरवाजे पर एक बस कंडक्टर है, वो सीटी है उसके मुंह में, वो बजा रहा है या कई अपने मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर बस को चलने एवं रुकने का निर्देश देता है ना। बस का परिचालक अपनी सीटी या मुंह से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालकर बस को चलने एवं रुकने का संकेत देता है। गूंगा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को अनेक प्रकार के संकेतों एवं अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा प्रकट करता है। जो ये गूंगा आदमी है और ये आप बोल तो सकता नहीं है, तो दूसरों को अपनी भाषा समझाएगा ना, तो ये अपने कई प्रकार का संकेत अपने आप में वो उत्पन्न करता है और दूसरों को समझाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो गूंगा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को अनेक प्रकार के संकेतों एवं अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा प्रकट करता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। लेकिन इन संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। हम शब्दों द्वारा ही अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं एवं दूसरों के विचारों को समझते हैं। अतः भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने भावों को, हमारे मन में क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, वो दूसरों को समझाते हैं, वो कुछ बोल कर ही, भाषा के साधन से। ठीक है, हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ प्रमुख प्रचलित भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, तेलुगु, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, मलयालम आदि। विश्व के अनेक भागों में भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि। भाषा के दो सामान्य प्रकार हैं, कथित भाषा, लिखित भाषा। कथित भाषा, जब कोई व्यक्ति परस्पर बातचीत या भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का कथित रूप कहते हैं। कथित भाषा को मौखिक भाषा भी कहा जाता है। अब है लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति पत्र द्वारा या किसी लेख द्वारा अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। कभी कभी आपने कुछ लोगों को कुछ विशेष संकेतों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हुए भी देखा होगा। सामान्यतः ये संकेत, जिसे हम सांकेतिक भाषा, जो कि वो बिल्कुल अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जाता है ना। अगर हमें अपने भावों को, अगर किसी को दूर है, किसी को हम बोल नहीं सकते हैं, तो हम उसको पत्र लिखकर या कुछ भी नोट के रूप में लिखकर उसे दे सकते हैं और वो हमारा वो लिखा हुआ पत्र पढ़कर भाषा समझ सकता है। अब है व्याकरण। व्याकरण जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब देखिए, व्याकरण अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस बात को किस तरह से बोलना है। तो भाषा के शुद्ध एवं अस्थायी रूप या निश्चित रूप को नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। इस नियमबद्ध योजना को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का सही ज्ञान अति आवश्यक है। जब तक हमें इसका सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा के शुद्ध रूप को जान ही नहीं सकेंगे। हमें कहाँ क्या बोलना है ये समझ में ही नहीं आएगा। यह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अतः हम इस तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि व्याकरण एक शास्त्र है, या व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम
किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के मुख्य भाग। अब भाई व्याकरण के भाग भी होंगे, तो इसके मुख्य 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, भेद, उत्पत्ति या उसके रूप के विषय में विचार किया जाता है। अब है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य के प्रयोग, रचना तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का विचार किया जाता है ना। जब हमें कोई वाक्य लिखना होता है तो वाक्य के अंत में हमें पूर्ण विराम लगाना होता है, नहीं तो हमारा वो वाक्य समझ में ही नहीं आएगा, 1-2 वाक्य मिल जाएंगे। अब लिपि। वर्णों के मूल रूप को लिपि कहते हैं, या फिर वर्णों को हम जिस तरह से लिखते हैं उसमें कई चिन्ह होते हैं, उन्हें भी लिपि कहा जाता है। विश्व में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं या लिखी व पढ़ी जाती हैं। इन भाषाओं को लिखने और पढ़ने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इन भाषाओं में वर्णों को लिखने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत एवं मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है या हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि देवनागरी है। संस्कृत एवं मराठी की भी लिपि देवनागरी होती है। अब बोली, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अब बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, बोली का प्रयोग बोलने में ही किया जाता है। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। कई सारी भाषाएं हैं जो जहाँ के लोग जहाँ पे रहते हैं ना, उस क्षेत्र में उस भाषा का प्रयोग होता है, तो उसी भाषा को बोली कहते हैं। अब भाषा एवं बोली में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है या छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। अब राजभाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए किया जाता है तो उसे राजभाषा कहा जाता है। जब हम किसी सरकारी काम में हैं तो वहाँ पर कामकाज को चलाने के लिए एक भाषा का प्रयोग होता है जिसे हम राजभाषा कहते हैं। और हिंदी हमारी राजभाषा भी है। अगर कोई आपको पूछेगा कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हमें यही बताना है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अब अगर आप लोगों को आज की ये पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।